गुड मॉर्निंग छात्रों। अब अपना चलता है प्रतिरक्षी। क्या चलेगी? प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी का मतलब क्या होता है? प्रतिरक्षी होती है वो शरीर के अंदर एंटीबॉडी एवं एंटीटॉक्सिन का निर्माण करके रोगाणु से हमारी रक्षा करती है। हमने इससे पहले प्रतिजन की संरचना पढ़ी थी, प्रतिजन की क्रियाविधि पढ़ी थी। अब हम बात करेंगे प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी की संरचना, प्रतिरक्षी की संरचना के बाद में प्रतिरक्षी की क्रियाविधि किस तरीके से काम करती है। प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन आईजीबी कहा जाता है। प्रतिरक्षी को क्या कहा जाता है? इम्यूनोग्लोबिन आईजीबी कहा जाता है। प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन आईजीबी कहा जाता है। प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित प्रतिरक्षी को क्या कहा जाता है? आईजी। शॉर्ट रूप में प्रतिरक्षी को क्या कहा जाता है? आईजी कहा जाता है। इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित गामा ग्लोबिन प्रोटीन है। ये प्रतिरक्षी है ना। प्रतिरक्षी कौन से प्रोटीन की बनी हुई होती है? गामा ग्लोबुलिन। ये याद रखना है आपको, 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। आईजी का मतलब इम्यूनोग्लोबिन होता है। प्रतिरक्षी किसके द्वारा बनी होती है? गामा ग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा बनी होती है, जो प्राणियों में रक्त तथा अन्य तरल पदार्थों के रूप में पाई जाती है। जो प्राणियों में किसके रूप में पाई जाती है? प्रतिरक्षी रक्त के रूप में तथा अन्य तरल पदार्थों के रूप में प्रतिरक्षी रक्त में पाई जाती है। यानी प्रतिरक्षी रक्त तथा अन्य तरल पदार्थ के रूप में हम मानव शरीर के अंदर पाई जाती है। प्रतिरक्षी प्रतिजन को पहचानने के लिए, प्रतिरक्षी प्रतिजन को पहचानने के लिए तथा निष्प्रभावी करने हेतु प्रतिजन से क्रिया करती है। प्रतिरक्षी होती है वो प्रतिजन को पहचानने के लिए, प्रतिजन को निष्क्रिय करने के लिए, निष्प्रभावी करने के लिए क्या करती है? प्रतिजन से क्रिया करती है। प्रतिरक्षी प्रतिजन को पहचानने के लिए तथा निष्प्रभावी करने हेतु प्रतिजन से क्रिया करती है। प्रतिरक्षी का वैभाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है, नॉट प्रतिरक्षी का वैभाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है पैराटोप कहलाता है। एक बात आती है, पैराटोप किसे कहते हैं? प्रतिरक्षी का वैभाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है पैराटोप कहलाता है। अब आती है प्रतिरक्षी की संरचना। तो प्रतिरक्षी के बारे में मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। प्रतिरक्षी को शॉर्ट रूप में आईजी कहा जाता है। प्रतिरक्षी प्रतिजन को नष्ट करने का काम करती है। प्रतिरक्षी प्रतिजन को नष्ट यानी प्रतिरक्षा विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रतिजन का यानी रोगाणु का उन्मूलन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोगाणु के उन्मूलन का अध्ययन किया जाता है वो प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाती है। प्रतिरक्षी का अर्थ होता है प्रतिजन को नष्ट करना। तो प्रतिरक्षी को शॉर्ट रूप में आईजी कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है। प्रतिरक्षी प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित, यानी ये प्रतिरक्षी प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। और कौन सी प्रोटीन की बनी होती है? गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, जो प्राणियों के अंदर रक्त तथा अन्य तरल पदार्थ के रूप में पाई जाती है। प्रतिरक्षी प्रतिजन को पहचानने के लिए, प्रतिरक्षी प्रतिजन को पहचानने के लिए तथा निष्प्रभावी करने हेतु प्रतिजन से क्रिया करती है। प्रतिरक्षी प्रतिजन को पहचानने के लिए तथा निष्प्रभावी करने हेतु प्रतिजन से क्रिया करती है। प्रतिरक्षी का वैभाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है, प्रतिरक्षी का वैभाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है पैराटोप कहलाता है। इससे पहले हमने एंटीजन निर्धारक के बारे में पढ़ा था, आपको पता है। एंटीजन निर्धारक की संयोजकता के बारे में भी पढ़ा था। तो ये चीज़ें थी। और प्रतिजन था वो 4 प्रकार के रासायनिक संगठनों का बना होता है, जिसमें पॉलीसेकेराइड था, प्रोटीन था, पॉलीसेकेराइड था, लिपिड था और न्यूक्लिक अम्ल था। इनके द्वारा प्रतिजन बना हुआ होता है। तो प्रतिरक्षी भी है ना, वो प्रोटीन की बनी होती है। प्रतिरक्षी कौन सी प्रोटीन की बनी होती है? गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। शॉर्ट रूप में इसको आईजी कहा जाता है। आईजी की फुल फॉर्म होती है इम्यूनोग्लोबिन। अब हम बात करते हैं किसकी? प्रतिरक्षी की संरचना। तो प्रतिरक्षी की संरचना के लिए मैं आपको थोड़ा सा चित्र बता देता हूँ। इसमें प्रतिरक्षी की संरचना, इसका डायग्राम पूछ सकता है आपको 1 नंबर का क्वेश्चन देकर। तो ये अंग्रेजी के वाई तरह के आकार का होता है। इसके अंदर क्या होता है? इन दोनों के बीच में क्या पाई जाती है? हिंज होती है, क्योंकि कब्जे होते हैं, जैसे हमारे हाथ की अंगूठ कोहनी होती है उसके अकॉर्डिंग। और ये होती है ना हल्की श्रृंखला होती है, और ये भारी श्रृंखला होती है। एक एल होता है और एक एच होता है। एच और एल, एल होता है वो हल्की श्रृंखला होती है, एच होता है वो भारी श्रृंखला होती है। ये दोनों किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है? प्रतिजन क्रिया स्थल होता है या NH2 भाग के द्वारा जुड़ी होती है। ये भी NH2 भाग के द्वारा जुड़ी हुई होती है। इधर भी H और L द्विविलक होता है। और ये दोनों है ना जो सल्फाइड बंध के द्वारा आपस में क्या होती है? संयोजित होती है सल्फाइड बंध के द्वारा। इसका एक भाग अस्थिर होता है, दूसरा भाग स्थिर होता है। और ये सल्फाइड डाइसल्फाइड बंध के द्वारा ये क्या होती है? बंध जुड़ी हुई होती है। इसके एक भाग में होता है क्या? CH3 CH2 CH3 CH2। तो ये इस तरीके से संरचना थी। तो प्रतिजन का क्रियास्थल, प्रतिजन का क्रियास्थल क्या भाग होता है? तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि प्रतिजन की किस तरीके से संरचना है। तो इसका आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम को एक बार नहीं, आप 2-3 बार ट्राई करके आप इस डायग्राम को क्लियर करना है। तो क्लियर करोगे तभी हो सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन देकर आपको पूछ ले कि प्रतिरक्षी की संरचना बनाइए। अब हम बात करते हैं आगे की। हम बात करते हैं
अब प्रतिरक्षी की हम संरचना पढ़ रहे हैं, तो प्रतिरक्षी की संरचना के अंदर हम पढ़ते हैं क्या, प्रतिरक्षी की संरचना। प्रतिरक्षी का आकार अंग्रेजी के वाई अक्षर की तरह होता है। प्रतिरक्षी का जो आकार होता है वो अंग्रेजी के वाई अक्षर की तरह होता है। प्रतिरक्षी का जो आकार होता है ना, अंग्रेजी का वाई अक्षर आपने देखा होगा उसकी तरह होता है। ये दोनों जो पार्ट होते हैं ना, यहाँ पर हिंज होता है, ये 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बनी होती है। प्रतिरक्षी कितनी संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बनी होती है? 4। प्रतिरक्षी 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बनी होती है। इनमें 2 भारी व बड़ी H तथा 2 हल्की व छोटी L पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। यानी प्रतिरक्षी होती है वो 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बनी होती है, जिसमें 2 भारी व बड़ी H तथा 2 छोटी व हल्की L पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, 2 यानी द्विलक मिलकर एक बनता है, यानी H और L मिलकर द्विलक का निर्माण करते हैं। H और L मिलकर किसका निर्माण करते हैं? द्विलक का निर्माण करते हैं। एक भारी व एक हल्की श्रृंखला से द्विलक का निर्माण होता है। यहाँ से इसको पुनः करना है। एक भारी व एक हल्की श्रृंखला से किसका निर्माण होता है? द्विलक का निर्माण होता है। द्विलक कैसे बनता है? जिसको अर्धांश भी कहा जाता है। द्विलक का निर्माण होता है एक H और एक L। H का मतलब हो गया भारी और L का मतलब हो गया हल्की। तो भारी और हल्की श्रृंखलाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? द्विलक का निर्माण करती हैं। द्विलक का निर्माण होता है श्रृंखलाएं मिलकर। 2 द्विलक मिलकर, फिर आती है बात, 2 द्विलक मिलकर एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। अब समझ में आया आपको प्रतिरक्षी कैसे बनता है? प्रतिरक्षी का आकार अंग्रेजी के वाई अक्षर की तरह होता है। प्रतिरक्षी का आकार अंग्रेजी के वाई अक्षर की तरह होता है। ये 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बनी होती है। कितनी इकाइयों से? 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बनी होती है, जिसमें 2 भारी व बड़ी H तथा 2 छोटी व हल्की L पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। एक H और एक L मिलकर यानी एक भारी व एक हल्की श्रृंखला से द्विलक का निर्माण होता है। यानी अर्धांश का निर्माण कैसे होता है? एक H और एक L मिलकर अर्धांश का निर्माण करती है, यानी द्विलक का निर्माण करती है। 2 द्विलक मिलकर एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। अब प्रतिरक्षी का निर्माण कैसे हो रहा है? 2 द्विलक मिलकर एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। दोनों द्विलक यानी अर्धांश आपस में डाइसल्फाइड बंध के द्वारा संयोजित होते हैं। दोनों द्विलक किसके द्वारा? यानी H और L, ये दोनों आपस में किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं? डाइसल्फाइड बंध के द्वारा, यानी SO2 डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। डाइसल्फाइड बंध से संयोजित होते हैं। दोनों द्विलक एक H व एक L पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर, दोनों द्विलक एक H और एक L पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। एक H और एक L पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। हर द्विलक में पाई जाने वाली H और L श्रृंखलाएं भी डाइसल्फाइड बंध से ही परस्पर संयोजित होती है। भाई द्विलक बनता है वो भी किसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है? डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ा होता है। H और L भी, H भी किसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है? डाइसल्फाइड बंध के द्वारा, और L भी डाइसल्फाइड बंध के द्वारा ही जुड़ा हुआ होता है। प्रत्येक भारी श्रृंखला H 440 एमिनो अम्लों की मिली। प्रत्येक भारी श्रृंखला है वो कितने एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती है? प्रत्येक भारी श्रृंखला H 440 एमिनो अम्लों से तथा प्रत्येक हल्की श्रृंखला L 220 एमिनो अम्लों की बनी होती है। ये याद रखना है। H द्विलक होता है। H जो भारी श्रृंखला होती है वो 440 एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती है, और L है वो 220 एमिनो अम्लों से मिलकर बनी हुई होती है। पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखलाएं होती है, बाहरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पर कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला से जुड़ी होती है। बाहरी जो पॉलीपेप्टाइड होती है वो किसके द्वारा जुड़ी होती है? कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला के ऊपर द्वारा जुड़ी होती है। आपने देखा होगा कई बार मोटाई बढ़ जाती है तो वसा की परत जमा हो जाती है। तो बाहरी पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला है वो किसके द्वारा? बाहरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के ऊपर कार्बोहाइड्रेट की श्रृंखला जुड़ी होती है। प्रत्येक हल्की व बाहरी श्रृंखला 2 भागों में विभक्त होती है। तो ये तो थी इसकी क्या संरचना, यानी प्रतिरक्षी अंग्रेजी के वाई अक्षर की तरह होती है। ये 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बनी होती है। 4 संरचनात्मक इकाई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, जिनके अंदर
दो भारी व बड़ी तथा दो हल्की व छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। एक H और एक L मिलकर द्विलक का निर्माण करते हैं। दो द्विलक मिलकर एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। दोनों प्रतिरक्षी आपस में डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। H और L भी डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। H है यानी बाहरी जो श्रृंखला है वो 440 एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती है और हल्की जो श्रृंखला होती है वो 220 एमिनो अम्लों से मिलकर बनी हुई होती है। बाहरी पॉलीपेप्टाइड है उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट की श्रृंखला जुड़ी होती है तथा हल्की पॉलीपेप्टाइड होती है उसके ऊपर NH2 अंश की तरह पाया जाता है। वो तो प्रत्येक बाहरी व हल्की श्रृंखला को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है इसका अस्थिर भाग। ये भाग प्रतिजन से क्रिया करता है। प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है पैराटोप कहलाता है, हमने पढ़ाई था ये। तथा श्रृंखला के NH2 अंश की तरफ होता है। जो अस्थिर भाग होता है NH2 अंश की तरफ पाया जाता है, इसे FB पैराटोप कहा जाता है। स्थिर भाग होता है वो कौन सा भाग? स्थिर भाग। ये भाग श्रृंखला की COOH अंश की तरफ पाया जाता है। NH2 अंश की तरफ अस्थिर भाग पाया जाता है, COOH अंश की तरफ कौन सा? स्थिर भाग पाया जाता है, इसे FC कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? FC कहा जाता है। इसे FC कहा जाता है। अधिकतर, अब इसके अंदर अपन बात करते हैं अधिकतर जो हिंज के बारे में हम बात करते हैं कि हिंज किसे कहते हैं। वैसे मैं बोलकर बता देता हूँ आपको हिंज क्या होता है। हिंज की परिभाषा बनेगी आगे अपने पास में। हिंज क्या होता है तो अस्थिर भाग हो ही गया। अस्थिर भाग प्रतिजन से क्रिया करता है। अस्थिर भाग किससे क्रिया करता है? प्रतिजन से क्रिया करता है। अस्थिर भाग, ये भाग प्रतिजन से क्रिया करता है तथा श्रृंखला के NH2 अंश की तरफ पाया जाता है। कहाँ पर? NH2 अंश की तरफ। स्थिर जो भाग होता है वो COOH की तरफ पाया जाता है, COOH अंश की तरफ होता है। अधिकतर, नोट देखना भी एक नोट है, ये नोट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनकर आता है। नोट है अधिकतर प्रतिरक्षियों के वाई स्वरूप में। अधिकतर प्रतिरक्षी होते हैं उनके वाई स्वरूप में। अधिकतर प्रतिरक्षियों के वाई स्वरूप में दोनों भुजाओं के उद्गम, इन दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल यानी उद्गम स्थान क्या होते हैं? लचीले होते हैं। यहाँ पर जो उद्गम स्थान होते हैं वो लचीले होते हैं, उसे कब्ज या हिंज कहते हैं। यानी अंग्रेजी के वाई अक्षर की तरह होते हैं। वाई अक्षर की दोनों भुजाएं के बीच का जो स्थान होता है वो लचीला होता है, इसी कारण इसे कब्ज या हिंज कहा जाता है। अब हम कल पढ़ेंगे प्रतिरक्षियों के प्रकार।